प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ जे मतलब 2t माइनस 0 ऑफ जे मतलब 2t ऑफ जे, समझा? सो 2t ऑफ माई माइनस 2t ऑफ सॉरी 2 ऑफ आई माइनस 2t ऑफ जे, क्लियर? समझा? These are nothing but taking the derivation of equation. So whatever equation is there according to that you need to derivate it. अगर यही क्वेश्चन में एक्सेलरेशन होता तो क्या करते? अब ये dv अपॉन dt का जो इक्वेशन सॉरी वेलोसिटी का जो इक्वेशन आएगा उसको अगेन डेरिवेट करेंगे, राइट? उससे जो इक्वेशन मिलेगा उसमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना है. सो इस टाइप के अब अगर न्यूमरस क्वेश्चंस रहे, कैन यू सॉल्व इट? इस टाइप का एमसीक्यू अगर रहा तो तुम सॉल्व कर सकते हो. सिर्फ इक्वेशन चेंज रहेगा, टाइम चेंज रहेगा. अकॉर्डिंग टू दैट तुमको स्पीड, पोजीशन या एक्सेलरेशन कुछ भी निकालने आ सकता है. ओके, गुड. लेट्स मूव ऑन सेकेंड वन. एट एनी इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल, एंड प्लीज ना मेक एन हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल दिस थिंग्स विथ मी इन योर नोटबुक. जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी. सभी ये क्वेश्चंस लिखो, इसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे. आई विल गिव यू 2 minutes टू ड्रॉ दिस एंड टू राइट दिस, देन वी विल सॉल्व इट. Okay, so should we move on the solution then? And one more announcement is there that your second lecture is also of EM. अब ये तुम्हारी गुड न्यूज है बैड न्यूज है आई डोंट नो, बट टुडे हमारा दोनों सिस्टम खत्म हो जाएगा. फिर फर्स्ट पार्ट तो अब हो गया है, दैट इज योर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट. सेकंड हम लेंगे अभी आप लोगों का, दैट इज योर सेकंड पार्ट, जब हम उसको शो करते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट. सो इज इट डन? सो फॉर इन फर्स्ट लेक्चर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग आप लोगों का नॉर्मल एंड टेंजेंशियल वाला पार्ट ले लेंगे. सो इट मींस तुम्हारा जो भी पार्ट है यूनिट 3 का मेजर पार्ट वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है. एक ही बचेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? सो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर सो दैट यूनिट 3 विल बी डन ना. And the remaining lectures will be there on space forces because one part is remaining ना. हमारा एक पार्ट बचा है स्पेस फोर्स का कंप्लीट करने का 2 का, तो वो भी हम लोग 2 से 3 लेक्चर में कवर अप कर लेंगे. 2 लेक्चर भी इनफ है. सो उसके बाद आप लोगों का अगर एक आधा लेक्चर हमको मिलता है सो वी विल मेक अ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू. लेकिन जो भी है अगर बेसिक क्लियर है तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला ना, यहाँ पे अगर हम लोग एमसीक्यू देखते हैं तो एमसीक्यू इज नथिंग बट सेम चीज है. सिर्फ क्या रहेगा, तुमको इक्वेशन अलग रहेगा, टाइम दिया रहेगा. यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड द एमसीक्यू बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 1 and 2.
ना, तुम लोगों ने क्विज दिया है, सो तुमको पता है कि इन दैट क्विज अल्टीमेटली जो भी हमने अभी तक पढ़ा है सेम ही चीज है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुमको सॉल्व करना है और आंसर देना है, राइट? ओके ओके, सो डन. Okay, I get a reply from most of you as done. Thank you. So let's move on the solution. So before going on solution, as we all know what we need to do, we need to analyze what is given and what we need to do. Right? So at any instant horizontal position of balloon is shown. मतलब तुमको क्वेश्चन में ही, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम ऑलरेडी दिया है, ठीक है, दिस इज मेंशन्ड और गिवन टू यू ऑलरेडी कि एक्स का इक्वेशन तुमको दिया है, जब तुम्हारा बलून ये पोजीशन पे है उस टाइम पे तुम्हारा एक्स और वाई के लिए तुमको इक्वेशन दिया हुआ है इन क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, क्लियर? देन what we need to find out, we need to calculate 2-3 things. Now first is the distance of the balloon from A at 2 second. मतलब तुमको डिस्टेंस निकालना है जब टाइम 2 सेकेंड है, ठीक है. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, मतलब तुमको वेलोसिटी का लिए v और थीटा निकालना है जब टाइम 2 सेकेंड है, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. मतलब तुमको जब टाइम 2 सेकेंड है उस टाइम के लिए डिस्टेंस निकालना है, उस टाइम के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है, राइट? सो जो तुमको अभी तक समझा है उस हिसाब से ट्राई टू सॉल्व, कोशिश करो, देन वी विल सी द सॉल्यूशन. क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो तुमको समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस मतलब आर या एक्स हम बोलते तो हम कैसे निकालोगे. तुमको टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए और तुम्हारे पास इक्वेशन दिया है, तो क्या करोगे? सोचो क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से सॉल्व करो, गलत होगा तो भी चलेगा, आंसर तो दिखने ही वाला है ना, लेकिन खुद से कोशिश करके देखो कि तुमको जो लग रहा है वो सही है नहीं. Oh, okay, it's good. I have gotten reply from most of the student. So let's check now whether your answer is correct or not. So position at t is equals to 2 second we need to calculate, right? For that purpose we have x is equals to 8t, we have y is equals to x square by 10. Okay, so it means x is equals to 8t. t मतलब 2 है ना तुम्हारा, right? t is equals to 2 second पे निकालना है ना, तो x आ गया 16. ओके, y आ गया तुम्हारा x स्क्वायर बाई 10, इट मींस x, सॉरी, y है तुम्हारा x स्क्वायर बाई 10, x का आंसर है तुम्हारा 16, राइट? सो x स्क्वायर बाई 10 मींस व्हाट? मींस 16 स्क्वायर बाई 10, दैट इज योर आंसर फॉर y, right? So this must be your answer for x, this must be your answer for y. So is it the position? No. Finally what we need to calculate, we need to calculate the position of it. So for that purpose what we need to do now, we have the value of x, we have the value of y, so we can calculate the position from using that, right?
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट ना, इट्स पोजीशन. सो पोजीशन का मैग्नीट्यूड आता है 30.2 ऑफ फीट. इज इट सो? आ रहा है सबका आंसर सेम? हाँ, 16 प्लस 12.8 ऑफ जे बताया था जिसने, किसने बताया था अभी एक मिनट, ये है प्रथमेश का आंसर ना, रॉन्ग है. तो ऐसे तो नहीं आएगा. यहाँ पे कैसे किया समझ में आया? हाँ, एक्स पता है, वाई पता है, तुमको पोजीशन निकालना है. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला है, टाइम 2 सेकेंड मेंशन्ड है, तो एकदम इजी पार्ट है. सीधे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, आर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया. गुड, वेरी गुड. सो नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब मुझे पहले बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट 2 सेकेंड निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, डेरिवेट करना पड़ेगा, राइट. पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डेरिवेट करना पड़ेगा. वी एक्स निकालना पड़ेगा, वी वाई निकालना पड़ेगा और वी निकलेगा. वेरी गुड, करेक्ट ना. सो वी एट 2 सेकेंड के लिए वी एक्स निकालेंगे, मतलब एक्स डॉट, राइट. एक्स को क्या करोगे? डेरिवेट. सो डी बाई डी टी ऑफ 8 टी, इसको तुमने डी बाई डी टी ऑफ 8 टी किया तो क्या आएगा तुम्हारा? 8 इज द आंसर. सो 8 फीट पर सेकेंड इज योर वी एक्स. ओके, अब वी वाई निकालना है. सो वी वाई के लिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर वी वाई व्हाट इज द केस? वी वाई के लिए वाई डॉट चाहिए, राइट. वाई डॉट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 10. नाउ द टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. Now the term is in the form of x and we need to take the derivative of it in with respect to time. So कैसे डेरिवेट कर सकते हैं ना? We have the equation in form of x, तो t के टर्म्स में तो डेरिवेट नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे? फिर हमने उसके लिए क्या अप्लाई किया, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 1 से ही कर रहे हो ना, एक ही है ना, इसका मीनिंग तो 1 ही है. सो इट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग द इक्वेशन. सो dy by dx into dx upon dt लिखा. क्यों लिखा समझा? Because the equation in the form of x we need to take the derivative of it with respect to t. So ये possible नहीं है, तो क्या करेंगे? dy by dx into dx upon dt किया. dx upon dx मतलब अल्टीमेटली इसका वन एंड द सेम थिंग ही है, मीनिंग एक ही है, राइट. सो अब dx upon dt का आंसर कितना है? dx upon dt मतलब x डॉट, मतलब 8, राइट. एंड dy by dx मतलब तुम्हारा जो इक्वेशन है y का, एक्स स्क्वायर बाय 10. इसको तुमको क्या करना है? यू नीड टू टेक दी डी वाई बाय डी एक्स ऑफ इट या डी बाई डी एक्स ऑफ दैट टर्म, राइट. सो अब अगर मैंने इस टर्म का डी बाई डी एक्स लिया एक्स स्क्वायर बाय 10 का, तो क्या आएगा? 2x अपॉन 10 आएगा. सो दैट्स व्हाई द टर्म विल बिकम एज 2x अपॉन 10 इंटू एक्स डॉट. एक्स डॉट का आंसर है 8 and 2x upon 10. x का आंसर कितना है? The answer for x is 16, right? The answer for x is 16. So now here I just have substituted the values. Now I have the value of x dot as 8. I have the value of x as 16. So in the formula, when I substitute all those things, what I get? 2 into 16 by 10 into 8. So from this I'll get an answer as 25.6 feet per second. This is my Vy. Is it understood by all how I have taken these things and why I have taken dx by dx? Because I need to derivate it with respect to t, but the equation is in the form of x. So I need to convert it in the form of x, and that's why dy by dx into dx upon dt, right? So ultimate meaning is 1. That's why I can do this. And finally, I'll get an answer as 25.6 of feet per second. Now we have vx, we have vy. So can I get the answer for velocity? Right? So what must be the answer for velocity? Please tell me. Okay, let's cross check it whether your answer is correct or not. So the answer for velocity is 26.8. Shruti is giving the correct answer. Aditya is also saying the same thing. So 26.8 is the correct answer for your magnitude of velocity. अब ये तो चीज होगी magnitude of velocity. Direction of velocity क्या आएगा बताओ अभी?
magnitude and direction, magnitude of direction and acceleration. I have told these things for 1000 number of times. जब मेरे साथ सॉल्व करोगे तो ही इंटरेस्टिंग लगेगा, तो ही समझ में आएगा. सिर्फ इसको ना टेप के जैसे भजन के जैसे सुन के लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. मैकेनिक्स है ना, थियरी नहीं है कि बस याद कर लिया पढ़ लिया हो गया. क्या कर रहे हो लॉजिकली समझो. राइट. सो ओके, so that's why I need reply from your side. Now certain times I have observed ना 20 to 30 का रेंज है कि जो बच्चे हमेशा रिप्लाई देते हैं दे ऑलवेज सॉल्व टुगेदर, एंड मोस्ट ऑफ यू जस्ट जैसे चल रहा है लिख लिया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया, बात खत्म. यू नीड टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ इट. हाँ, सो द आंसर इज 72.6 डिग्रीज. ओके, सो 72.6 इज द करेक्ट आंसर. अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस है तो चलता है, इतना इश्यू नहीं है. ठीक है, 72.6 डिग्री इज द आंसर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब मुझे बताओ, जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाला, कैन यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. अब क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के लिए dv अपॉन dt, ax आएगा dvx अपॉन dt और ay आएगा dvy अपॉन dt. यू हैव द इक्वेशन फॉर vx, यू हैव द इक्वेशन फॉर vy. सो डेरिवेट करो, मुझे बताओ ax ay कितना आता है. चलो सॉल्व करो, क्विक सॉल्व इट. Okay, so now I have reply from some of the students. So let's cross check it. For acceleration at 2 second, right? For acceleration at 2 second, ax is equals to x double dot, right? ax is equals to x double dot मतलब तुम्हारा x का double derivative you need to take, right? So x double dot मतलब d by dt of 8 मतलब 0. Is it so? ax आता है 0, right? ay is equals to y double dot मतलब d by dt of, क्या हो रहा है, wait a moment, d by dt of 2x into x dot by 10. हाँ, मतलब a into b, वैसे जो फॉर्मेट में रहता है तो a dot into b plus b dot into a, right? So जो फॉर्मूला है तुम्हारे डेरिवेटिव लेने के, that I'm not gonna teach you because you all know all these things. ठीक है, so जब हमने इसको किया, so d by dt of 2x, फर्स्ट टाइम 2x का डेरिवेटिव मतलब 2x dot into x dot by 10 plus 2x into x dot का डेरिवेटिव मतलब x डबल डॉट by 10, राइट? सो अब तुम्हारे पास इसकी वैल्यूज है, x डबल डॉट है 0 मतलब ये वाला टर्म पूरा ही बन गया 0, राइट? x डॉट तुम्हारे पास है 8, so 2 into 8 into 8 by 10, so that will be your 128 by 10 मतलब 12.8 of feet per second square. Is it understood? ये आ गया तुम्हारा ax, ये आ गया तुम्हारा ay. So if you have ax ay तो तुमको निकालना पड़ेगा a and तुमको निकालना पड़ेगा theta. That will be your magnitude and direction. So a is 12.8 feet per second square and theta is 90 degree. So yes, 2-3 students have replied in the very correct manner that acceleration is 12.8 feet per second square and angle is of 90 degree. That must be the answers for its acceleration and velocities. Is it understood? ठीक है, so only these two type of questions are there in your rectangular component type. So अब बस इसी में तुम्हारा डेटा चेंज हो सकता है, पाथ का इक्वेशन जो तुम्हारा x और y का इक्वेशन है वो चेंज दे सकते हैं और तुमको उस हिसाब से आंसर्स निकालने हैं. लॉजिक अगर समझ में आता है तो चाहे कुछ भी हो तुम उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, राइट? Okay, please show previous slide. So okay, I am here on this, so you can make a note of this.
Okay. So please, can we move now on the second coordinate system, that is normal and tangential. Rectangular component सबको समझ में आ गया? Type of questions कैसे आ सकते हैं? हाँ, ax, ay, vx, vy या position vector. Clear? Good. Okay. So now we will take the second part of it, that is normal and tangential coordinates. Okay. So जैसे अभी हमने एक्स वाई डायरेक्शन में या एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट दिखाए थे, वैसे अब हमको कोऑर्डिनेट्स दिखाना है नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है. सो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब क्या? सो इन कार्टेशियन प्रॉब्लम्स द कर्वीलिनियर मोशन इज डिस्क्राइब्ड path variables, that is distance moved along path and its speed along path. In such case, it is convenient to resolve the motion in normal and tangential coordinates. मतलब क्या है? मतलब तुमको कोई स्पेसिफिक पाथ दिया है, ठीक है, उस पाथ के वेरिएबल के फॉर्मेट में तुमको दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने इतना पाथ ट्रेस किया, या उसका ए से बी तक जाने के लिए इतनी उसकी स्पीड है और इतना ही उसका कर्वीलिनियर पाथ उसने ट्रेस किया. अगर ऐसे कोई सिचुएशन है तो उसके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालते टाइम we can use the Cartesian coordinate system, that is the rectangular coordinate system. Okay, हम वो भी यूज कर सकते हैं, बट ऐसे टाइम पे उसको नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना इजी जाता है. नॉर्मल मतलब जब आपका कोई चीज उसको परपेंडिकुलर टू द 90 डिग्री है, राइट, एंड टेंजेंशियल मींस टू द पाथ को या उस पॉइंट पे वो कैसे जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट. सो किसी चीज को या किसी पॉइंट को अगर तुम नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट के फॉर्मेट में निकालते हो तो वो एंटी सिस्टम बोलते हैं उसको, और जब आप उसको एक्स और वाई के फॉर्मेट में लोकेट करते हो तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम, दैट इज एक्स वाई. ठीक है. ओके. मतलब अब हम दो डायरेक्शन में उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है. इसको डील करने से पहले मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी कर्वीलिनियर मोशन है, हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहने वाला है. सो अगर मैं इन दोनों चीज में बात करती हूँ नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट की, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होता है या नॉर्मल टू द पाथ होता है, जो भी तुम्हारा गिवन कर्व है उसके लिए? Yes. Now, Aniket is replying it as tangential. Dhammadeep, Shreyas, na? Very good. Okay. So, all of you are replying it as correct that the velocity is always tangential to the path. That's the point which I have discussed about velocity. Why I have discussed it? Because I want to tell you that the basic of the curvilinear motion will remain same. सिर्फ फॉर्मूला और चीज निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका बेसिक जो है वो हर चीज में सेम ही रहने वाला है. समझा? ओके. So now if this is the case कि यहाँ पे तुमको उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर उसका यूनिट ईटी मतलब होता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को एक सीधे एक यूनिट के लिए ना, सिंगल यूनिट के लिए अगर तुम जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखते हो या वेक्टर फॉर्म करते हो तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. सो ईटी मतलब उसका यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, और अगर ई एन लिखा है मतलब यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन. ओके. ठीक है. सो ई एन मतलब उसका यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन. अब यहाँ पे जो तुमको एनिमेशन दिख रहा है दैट इज नथिंग बट शोइंग दैट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा तुमको दिख रहा है चाहे उसने कैसा भी पाथ ट्रेस किया हो. हाँ, इसमें एक्सेलरेशन का तुम्हारा जो डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट टुवर्ड्स द कॉन्केव पॉइंट एंड द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ ना. सो दैट इज नथिंग बट कोई भी तुम्हारा कर्वीलिनियर फॉर्मेट है ना, एनिमेशन शो करने का मीनिंग क्या है कि उसकी किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाके दिखाते हैं तो हमारा वेलोसिटी जो होता है दैट इज टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इनर साइड टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट, राइट. सो अभी यहाँ पे भी जो पेंडुलम के फॉर्मेट में दिया है, जब भी अगर इस पोजीशन पे जाता है तो उसके लिए, या सेकंड पोजीशन पे जाता है उसके लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? जो भी तुम्हारा सेंटर पॉइंट है टुवर्ड्स दैट पॉइंट रहेगा. ओके. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब ईटी, और यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन मतलब ई एन. ठीक है. सो that I will make you clear in the next 2-3 things. Okay, Prathamesh, wait a moment. Okay, so ET EN, unit vector along tangential, unit vector along normal direction.
सो अगर यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन का लिखना है तो कॉस ऑफ थीटा ऑफ आई प्लस साइन ऑफ थीटा ऑफ जे। मैंने तुमको पहले ही बोला अगर हम इन चीजों को एक्स और वाई के डायरेक्शन में जैसे हम रिजल्टेंट के टाइम पे कंसिडर करते थे, राइट। सो अगर तुमको ध्यान है कि आई वेक्टर के टाइम पे हम कॉस थीटा ले रहे, तो जे वेक्टर के टाइम पे क्या आएगा, साइन थीटा। ये किस चीज के लिए हो गया, टेंजेंशियली अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, ये जो दिखा रहे हैं ना हम, इसके लिए। सो इफ आई राइट द यूनिट वेक्टर, जब मैंने 1 मीटर डिस्टेंस बोल दो तुम, यूनिट वेक्टर मतलब एक सिंगल यूनिट डिस्टेंस के लिए अगर तुम उसको डिराइव करते हो तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो ई टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा ऑफ आई प्लस साइन ऑफ थीटा ऑफ जे। तो ई एन क्या रहेगा, cos of 90 माइनस थीटा ऑफ आई प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ऑफ जे। क्यों माइनस लिखा, यहाँ पे देखो अभी ये इधर वाले साइड पे है ना, अगर ये वाले साइड पे एक्सिस के मतलब वो निगेटिव आना चाहिए। सो माइनस ऑफ cos ऑफ 90 माइनस थीटा ऑफ आई प्लस, क्योंकि अपवर्ड ही जाएगा ना नेक्स्ट वाला कंपोनेंट इसका, जे डायरेक्शन तो अपवर्ड ही जाएगा यहाँ से, राइट। सो ये तो अपवर्ड ही जाएगा, ये डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिया और यहाँ पे दोनों प्लस लिया, क्योंकि इसके टाइम पे जब इसका यूनिट वेक्टर को लिखेंगे एक्सिस पे तो आई के लिए और जे के लिए दोनों के लिए प्लस ही आएगा, समझा। सो यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज cos थीटा ऑफ आई प्लस sin थीटा ऑफ जे। यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन इज माइनस cos ऑफ 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। वेरी गुड। सो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन थीटा ऑफ आई प्लस कॉस थीटा ऑफ जे, राइट। ओके, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैंने डी बाई डी थीटा ऑफ ई टी लिया, सो डी बाई डी थीटा ऑफ ई टी मतलब माइनस ऑफ साइन थीटा ऑफ आई प्लस कॉस थीटा ऑफ जे, यही आएगा ना। ये ई टी को, ये जो तुम्हारा ई टी का इक्वेशन है, इसको डी बाई डी थीटा लिया तो कॉस थीटा मतलब माइनस ऑफ साइन थीटा मतलब कॉस थीटा, राइट। मतलब अल्टीमेटली d by d theta of et is nothing but en, समझा। मतलब टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है और नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर होता है, क्योंकि अगर इसको तुमने d by d थीटा लिया en को, सो माइनस साइन थीटा के लिए आएगा वो cos ऑफ थीटा, माइनस ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे आएगा साइन ऑफ थीटा। सो उससे आता है अल्टीमेटली तुमको ध्यान में क्या रखना है कि d by d theta, d by d theta of et is en and d by d theta of en is et, इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नाउ वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट्स, जब वेलोसिटी कंपोनेंट्स की बात करते हैं, we know that velocity of a particle is always tangential to the path. Hence, the tangential component of velocity is equal to velocity and normal component of velocity must be zero. Of course, समझा। अभी हमने पहले ही देखा, क्या मैंने इसीलिए पहले क्या रिपीट किया था, तुम्हारा बेसिक रिपीट किया था कि हमको पता है कि हमारी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है, राइट। सो अगर हमारी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ है और उसके अब दो कंपोनेंट लेना है, नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट। सो जो वेलोसिटी है वो पूरा ही उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट में ही लाई करेगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो, समझा। Why is it so? Because we know that the velocity is always tangential to the path. That's why the normal component of velocity must be zero and the tangential component of velocity is equals to the velocity. Clear? Statement समझा? ठीक है, इसीलिए Vn is equals to zero and Vt must be equals to V, right? अब अगर acceleration के components की बात करते हैं, so at is equals to acceleration in tangential, the tangential component of acceleration, that is dv upon dt, right? And an is equals to acceleration in normal component. So ये होता है उसका formula, that is v square upon rho. Now why the formula is there and why here we need to take the derivative. Derivative लेना है मतलब तुम्हारा जो भी equation रहेगा v का, वो equation जैसे change होगा उस हिसाब से तुम्हारी वैल्यू जो रहेगी टेंजेंशियल कंपोनेंट इन एक्सेलरेशन की वो चेंज होती जाएगी। आदित्य इज सेइंग दैट एक्सेलरेशन का टेंजेंट कंपोनेंट शुड बी जीरो। नो, एक्सेलरेशन का टेंजेंट कंपोनेंट जीरो नहीं आएगा। व्हाई इट शुड नॉट बी जीरो? एक चीज तुम लोग इमेजिन करो,
देखो हमने ना प्रीवियस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जब मैंने तुमको बोला था कि हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना हो, ठीक है। तो अगर हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना हो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, और अगर किसी एक जगह पे वेलोसिटी 0 होती है, तो हमको उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। उसका लॉजिक मैंने क्या बोला था कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी सपोज कहीं पे कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो वो वेरी होता है, राइट। सो अभी अगर मैं बात करती हूँ एक्सेलरेशन की, ठीक है। तुम इमेजिन करो तुम किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने वेलोसिटी में चेंज करना बंद कर दिया और तुम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हो, ठीक है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हो और उसके बाद तुम एकदम से सडनली ब्रेक अप्लाई कर देते हो, तुम्हारी वेलोसिटी को तुम एकदम से जीरो बना देते हो। तो जब तुम उसको जीरो बनाते हो या तुम्हारा वेलोसिटी अगर उस पॉइंट पे तुमने पूरा डिक्रीज कर दिया, तो गाड़ी डायरेक्टली रुक जाती है क्या? जब तुम बोलते हो कि किसी चीज को स्ट्राइक करके उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो गया, हाँ, तो वो कुछ तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, कुछ तो एक्सेलरेशन उसका होने के बाद में वो जीरो होता है, राइट। सो इट मीन्स कि अगर उसका वो वाला कंपोनेंट भी जीरो है ना, अगर उसका वी एन जीरो है, तो इसका मतलब कि ए एन कॉन्स्टेंट रहेगा, समझा। ए एन जो है दैट इज नथिंग बट इट हैव एन सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू। जैसे यहाँ पे डीवी अपॉन डी ले रहे हैं, इसका मतलब कि v जैसे जैसे वेरी होगा उसका डेरिवेटिव लेके तुम्हारे इक्वेशन और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन ए एन के लिए लिखा है वी स्क्वायर अपॉन रो, मतलब ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम्हारा v का जो वैल्यू आएगा, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू तो फिक्स रहेगा ना, जो भी तुम्हारा पाथ है उसके लिए, राइट। सो ए एन का वैल्यू आता है कांस्टेंट, ए एन का वैल्यू कांस्टेंट आता है, मतलब वो सिर्फ इस फॉर्मूले से ही निकलेगा। उसके लिए तुमको वी का इक्वेशन क्या है उसको डेरिवेट करना है और टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसा नहीं आएगा। सो टाइम के हिसाब से वैल्यू चीज किसकी आएगी? उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की, राइट। एंड नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू आएगी कांस्टेंट। एंड व्हाई इट्स कांस्टेंट? बिकॉज वी एन जीरो है, समझा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अगर वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि तुम्हारा जो भी या कुछ चेंज है इस वैल्यू से इस पॉइंट तक, यहाँ तक तुमको एक्सेलरेशन निकालना, तुमने वेलोसिटी जीरो कर दिया, सो वो टाइम पे उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। ऐसे नहीं है कि तुम्हारा वैल्यू जीरो कर दिया तुमने तो गाड़ी डायरेक्टली स्टॉप हो गया। जब तुम ब्रेक अप्लाई करते हो तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप होता है, राइट। सो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जबकि तुमने तो वेलोसिटी जीरो कर दिया था तुम्हारे हिसाब से, पर तू गाड़ी फिर भी रुकी क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कुछ तो एक्सेलरेशन था, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट द एक्सेलरेशन नॉर्मल कंपोनेंट इज हैविंग सर्टेन वैल्यू and that value must be constant, that is v square upon rho, okay. And the tangential component of velocity is dv upon dt, okay. Magnitude and direction can be found by the magnitude and direction of, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, लॉजिक तो सेम है, ए एक्स ए वाई था, अब यहाँ पे ए टी ए एन है। सो फॉर्मूला ऑफ ए विल बी अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट दी मैग्नीट्यूड, सो उसका एंगल जो आएगा उसको बोलते हैं अल्फा। अभी ये नॉर्मल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन की चीजें हैं, तो उसमें हम एंगल ऑफ एक्सेलरेशन विथ नॉर्मल डायरेक्शन को शो करते हैं अल्फा से, ठीक है। सो टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए टी ऑफ ए एन। सो ए टी अपॉन ए एन मतलब अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए टी अपॉन ए एन। तो अभी तक हमारा जो बेसिक है, बेसिक तो सेम ही है, समझा क्या तुम लोगों को? बेसिक तो सेम ही है, सिर्फ तुम एक्स और वाई में ले रहे हो या तुम नॉर्मल और टेंजेंशियल पाथ में ले रहे हो, उस हिसाब से तुम्हारे फॉर्मूले वेरी करते हैं, राइट, ओके। जो भी स्लाइड में अभी तक दिख रहा है, यहां तक सबको क्लियर है क्या? वी एन जीरो क्यों लिया, समझा क्या? हाँ, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, इसीलिए वी टी इज इक्वल टू वी है, वी एन जीरो है। और ए टी के लिए डीवी अपॉन डी टी लेना पड़ेगा, वेयर एज फॉर ए एन सीधे वी स्क्वायर अपॉन रो, क्योंकि वी एन जीरो है तो ए एन का एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट फॉर्मूला विच विल नॉट बी चेंज इन एनी केस। सो रो क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, दैट आई विल शो यू ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ओके। सो इम्पॉर्टेंट नोट ना, क्या क्या चीजें अब ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। इन काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर कर्वीलिनियर मोशन
ऑलवेज यूज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब अब अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें हमारा एक्सेलरेशन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्यों हमेशा ए टी ही लेना पड़ेगा? क्योंकि जो वेलोसिटी के हिसाब से वेरी होगा वो तुम्हारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल है। हम ए एन नहीं ले सकते क्योंकि ए एन कॉन्स्टेंट है, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन रो। मतलब जब भी तुम सिचुएशन के हिसाब से अब अगर ये प्रॉब्लम्स में काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। ये समझा? हाँ, मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन कहीं यूज किया और उससे जो भी एक्सेलरेशन का आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन रहेगा एटी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, when speed increases at is positive in tangential direction, when speed decreases at is negative in tangential direction। जो तुम्हारा डी एक्सेलरेशन का पार्ट है, व्हाट द प्रथमेश वाज आस्किंग कि अगर तुम्हारा डी एक्सेलरेशन है तो क्या करेंगे। इसका मतलब एक्सेलरेट हो रहा है या डी एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब तुम्हारा एटी का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज योर पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेट हो रहा है दिया है मतलब 80 का आंसर आएगा पॉजिटिव, अगर डी एक्सेलरेट हो रहा है दिया है मतलब 80 आएगा तुम्हारा नेगेटिव, क्योंकि तुम्हारा जो भी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है। अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का एनालिसिस हो रहा है सिर्फ 80 कंपोनेंट के लिए, राइट। तो अगर तुम्हारा एक्सेलरेट हो रहा है या तुम्हारा डी एक्सेलरेट हो रहा है उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वैल्यू तुम्हारा 80 का। क्लियर हुआ अभी प्रथमेश यहाँ पे? इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो तुम्हारा एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट का कंपोनेंट कंसेप्ट है दैट आई विल एक्सप्लेन यू ऑन नेक्स्ट। क्लियर, राइट? ओके, गुड। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने ये तो देख लिया कि हमको ए एन अगर निकालना है तो हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज वी स्क्वायर अपॉन रो, जहां पे वी है वेलोसिटी और रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीधे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब अगर हमको इक्वेशन में y के फॉर्मेट में अगर चीजें दी हुई है तो हम उसको ये वाले फॉर्मूले में रखेंगे। अगर हमको इक्वेशन में वी एक्स वी वाई के फॉर्मेट में चीजें पता है तो सीधे हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी क्यूब अपॉन वी एक्स ए वाई माइनस वी वाई ए एक्स। समझा? ये फॉर्मूला है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि वी एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ए वाई मतलब ए वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक्स और वाई वाली चीजें यहाँ क्यों आ गई। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हो तुम, मतलब तुम्हारा जो कर्व है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम फाइंड आउट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड उसका, राइट। सो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन का फॉर्मूला नहीं है, ये रो का फॉर्मूला है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हाँ, ए एन निकालने के लिए तुमको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लगेगा दैट वी स्क्वायर अपॉन रो के फॉर्मूले में, फिर इसका फाइनल आंसर जो आएगा दैट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, उससे हमको ए एन मिलेगा। समझा? हाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इन वी क्यूब। अरे यहाँ पे देखो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू 3/2, रेस टू 3/2 मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू 3 लिखा, तो मतलब 3/2 ही है ना। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट है मतलब 1/2 है। समझा? सो 1/2 है मतलब मैं 3/2 को ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर तो वी है ना, तो इसको लिख सकते हैं वी क्यूब। समझा प्रथमेश? गुड। सो इट्स वी क्यूब अपॉन वी एक्स ए वाई माइनस वी वाई ए एक्स। तो अगर तुम्हारे पास वी वाई वी एक्स के फॉर्मेट में वैल्यूज है तो सीधे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन ऐसे रखो, या वेलोसिटी का सीधे आंसर भी है और वी एक्स वी वाई भी है, तो सीधे वेलोसिटी वी क्यूब अपॉन वी एक्स ए वाई माइनस वी वाई ए एक्स, ये फॉर्मेट में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। समझा? Have you all noted down the formulas? Should we move on the questions? Okay. So we'll take a short revision of all the points which we have dealt till now. यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन का डी बाई डी थीटा लिया तो वो नॉर्मल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर का नॉर्मल डायरेक्शन का कंपोनेंट लिया तो डी बाई डी थीटा लिया तो दैट विल बी योर ई टी।
फॉर नेक्स्ट इक्वेशन वेयर इज अंडर रूट? कौन सा नेक्स्ट इक्वेशन प्रथमेश? किधर अंडर रूट पूछ रहे? यहाँ पे v क्यूब। अरे वही मैंने बताया ना, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज नथिंग बट v। तो उसको सीधे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, उसको डायरेक्टली नहीं लिख के अगर शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया तो क्या लिख सकते हैं इसको? नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिखते, तुम कंफ्यूज हो रहे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू 1/2 रेस टू 3 अपॉन सेम थिंग। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू 1/2 मतलब अंडर रूट, तो ये हो गया वी क्यूब अपॉन दिस थिंग। अभी समझा क्या? हाँ, गुड। Okay, so derivative of unit vector in tangential direction is nothing but normal direction unit vector. Derivative of normal direction with respect to theta is nothing but tangential direction. Okay, velocity component के लिए क्या ध्यान में रखना है? That Vn is always 0, Vt is equals to V, An is equals to V square upon rho and At is equals to dV by dt. अगर हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, so in that case जो भी एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर यूज किया तो a जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो हम वो भी यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज करो या फिर यस यस माइनस है। ठीक है ऋषिकेश, नो इशू, वैसे रखा तो भी चलेगा। ठीक है, अभी है न्यूमेरिकल। ठीक है, फॉर दिस न्यूमेरिकल अभी यहाँ पे सीधे ही सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक मिनट, पूरा सॉल्यूशन विजिबल करते हैं, देन वी विल सी। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोलिक पाथ इन द फिगर x इज इक्वल टू 150 फीट। यहाँ पे तुमको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ए से यहाँ तक का जो भी तुम्हारा पाथ है उसके लिए तुमको अगर गिवन पाथ दिया है और तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मतलब तुमको वैल्यू निकालना है रो का। ठीक है, सो अगर तो हमको यहाँ पे y और x के फॉर्मेट में पाथ दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हमको y का इक्वेशन दिया है 1/200 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये डायग्राम दिया रहेगा अगर ऐसा केस है तो 1/200 एक्स स्क्वायर माइनस 200। ठीक है, अब अगर मैंने इसको डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x/200 मतलब 1/100 ऑफ x आएगा। अगर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा 2x/200 माइनस 0, तो 2 से 2 कैंसिल मतलब 1/100 ऑफ x, राइट। अब उसका d2y/dx स्क्वायर किया मतलब 1/100 बचा। ये तो समझा? हाँ, ठीक है। अब फॉर्मूला में सीधे वैल्यू रखना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस 1/100 ऑफ एक्स का स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन 1/100 और x का वैल्यू यहाँ पे दिया है 150 फीट। क्वेश्चन में तुमको दिया है इन फिगर एट x इज इक्वल टू 150 फीट। जब x 150 फीट है तब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो यहाँ पे x की जगह पर 150 रखेंगे तो फाइनल आंसर आता है 585.9 ऑफ फीट। दैट इज द आंसर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर सेम आता है कि नहीं, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सिंपल है ना, सीधे फॉर्मूले में सिर्फ मैंने y के इक्वेशन को, मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर में दो चीजें चाहिए, एक तो dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, एक तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस द गिवन इक्वेशन ऑफ y, फॉर दैट आई हैव डेरिवेटेड फॉर first time and then I have taken the double derivative with respect to x and then I have substituted the values, and in that it's mentioned in the question at x is equals to 150 feet. That's why I have substituted the x as 150. Please let me know is it understood or not, so that we can move on next or not.
Okay, I'll give you 2 minutes time. Just note it down this. Then we will solve it. Go on next. Okay. Okay, some of you are replying it is, can you please repeat this, ma'am? Okay, so I'll repeat it for you. What I have done in this. रो निकालना है, ठीक है? पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझो. हमको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट x इज इक्वल्स टू 150 फीट. मुझे जब x की वैल्यू 150 फीट है तब मुझे रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब रो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये मेरा गिवन डायग्राम है, ठीक है? अगर ये मेरा गिवन डायग्राम है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे y के फॉर्मेट में इक्वेशन दिया है, मतलब मेरे पास वैल्यूज है y और x के फॉर्मेट में, राइट? सो अगर मेरे पास वैल्यूज है y और x के फॉर्मेट में और मुझे रो निकालना है, सो आई नीड टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, राइट? द फॉर्मूला सेज दैट 1 प्लस dy by dx स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन d2y by dx स्क्वायर. Yes, if equation is not given, na, Aniket is asking here the equation is given, but if equation is not given, so that's what I have told you कि रो के फॉर्मूले जो तीन है ना, v क्यूब अपॉन वी एक्स ए वाई माइनस ए वी वाई एक्स, तो डिपेंड करता है ना. अगर अभी यहाँ पे तुमको दिया था y का इक्वेशन, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको दिया रहे वी एक्स इज दिस मच, वी वाई इज दिस मच एंड फाइंड आउट द एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स, तो उसके हिसाब से निकालना. Sorry, vx is this much, vy is this much, ax is this much, ay is this much, फाइंड आउट द रो. तो अगर vx vy मालूम है तो v निकल जाएगा, ax ay भी दिया है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें v क्यूब अपॉन vx ay माइनस vy ax है, वो उस हिसाब से निकालेंगे. समझा? समझा अनिकेत? तुमको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा बेटा, क्वेश्चन में तुमको क्या दिया है उस हिसाब से तुमको समझेगा कि तुमको कौन सा फॉर्मूला लेना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में y का इक्वेशन दिया है, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. अगर मुझे ये क्वेश्चन में vy और vx दिया होता, ay और ax दिया होता और मुझे रो निकालने बोलते, तो मैं सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करती. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कौन सा फॉर्मूला लेना है वो समझना है, ठीक है? अब ये फॉर्मूले में व्हाट इज गिवन टू अस, the value which is given to us is dy by dx, ये निकालना पड़ेगा हमको. फॉर्मूले में क्या क्या नीडेड है? we need the value of dy by dx square, we need the value of d2y by dx square. So for that purpose, whatever equation for y is given to me, I have taken the first derivative of it and I have calculated the dy of dx of it, and then I have calculated the d2y by dx square for that. Why I have done so? Because I need to substitute these values in this formula. Understood? Right? So this is nothing but I have taken the derivative. So if I have taken the derivative, so ये तो चीजें तुमको मालूम है, x raised to n है तो n x raised to n minus 1, right? So according to that ये वाले आंसर्स आते हैं. अब इसमें x की वैल्यू है 150, तो सिर्फ यहाँ पे x 150 सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, विल गेट एन आंसर. समझा? Should we move on next question? Please tell me yes or no. MCQ में कैसे आ सकता है? सीधे vx vy ax ay दे दूंगी और बोलूंगी रो निकालो, तो तुमको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन. A boat is traveling along a circular curve if its speed at t is equals to 0 is 15 feet per second. मतलब तुमको क्या क्या दिया है ये समझना पड़ेगा. जब टाइम 0 है तब उसकी स्पीड है सपोज vt,
ठीक है, उसकी स्पीड है 15 फीट पर सेकेंड, ठीक है, एंड इज इंक्रीजिंग एट वी डॉट एज 0.80। वी डॉट है मतलब क्या है बताओ, चलो वी डॉट है मतलब क्या है, वी डॉट है मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन है क्या, करेक्ट। सो इट मींस 80 है, एन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वेलोसिटी का जो टेंजेंस, वेलोसिटी के जो वैल्यू है वो हमेशा टेंजेंशियल है, मतलब इससे जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी टेंजेंशियल ही मिलेगा, राइट। ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ 80 एज 0.8t। यहां तक समझा, क्वेश्चन में दिया है जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सॉरी फीट पर सेकेंड, अगर तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 0.8t, ठीक है, और उसके बाद तुमको फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड, मतलब अब तुमको वेलोसिटी निकालना है जब तुम्हारा टाइम है 5 सेकेंड। जब तुम्हारा टाइम 0 है तब वेलोसिटी 15 है, जब तुम्हारा टाइम 5 है तो वेलोसिटी कितनी है, यही क्वेश्चन है, और उसके लिए तुम्हारे पास 80 दिया है 0.8t। ओके, सो फाइनली हमको निकालना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब टाइम है 5 सेकेंड। सोचो क्या कर सकते हैं। Very good. Prathamesh have given the expected answer to me, that is integrate the acceleration. सही बात है, अब तुम्हारे पास acceleration है, हाँ, तुमको velocity निकालना है तो तुमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। अगर velocity है और acceleration निकालना है तो डेरिवेट करते, वही वाला पाथ है, इसीलिए मैंने बोला था कि बेसिक पाथ हमेशा सेम रहेगा। हाँ, एस वी ए, अगर यहां से इधर जाना है तो डेरिवेट, यहां से इधर जाना है तो इंटीग्रेट। सो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है और मुझे वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब कि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझे। ओके, सो महेश हैज गिवन द आंसर। ओके, वी विल सी वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो AT इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, dv अपॉन dt। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dv इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ AT dt, राइट। सो अब इसके लिए इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमको पता है ना, जब टाइम 0 से 5 है तो वेलोसिटी 15 से v हो गया, v इज द अननोन वैल्यू जो हमको निकालना है, और एक्सेलरेशन है 0.8t, राइट। सो फॉर दिस लिमिट सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आता है आंसर फॉर v। इसको सॉल्व करो, v माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 to 5 ऑफ 0.8t। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर v आता है 25 फीट पर सेकेंड। महेश हैज गिवन द वेरी करेक्ट आंसर एंड वेरी लेस टाइम, वेरी गुड। सो द आंसर फॉर वेलोसिटी इज 25 फीट पर सेकेंड। इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, लिमिट्स पुट किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी गेट एन आंसर फॉर v एज 25 फीट पर सेकेंड। आ रहा है क्या सबका आंसर सेम? यस और नो? सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। पढ़ो, रीड करो। अगर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया समझे, क्या किया, एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट किया, और लिमिट्स कैसे पुट किया, यहाँ पे दिया था अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी 15 है, अगर टाइम 5 है तो वेलोसिटी निकालो। सो जब टाइम 0 है वेलोसिटी 15 है, सो इस हिसाब से यहाँ पे लिमिट रखा। जब टाइम 5 है वेलोसिटी निकालना है, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड एज v, राइट। ओके, yes, now Shruti is saying that's 25. Shruti, you are giving the answer for this third question. Are you giving the answer for the third question? No, okay, for the second one. So, okay, so the answer for the second one is correct. Good. Now try to solve the third one, please. All of you try to solve it. Read out the question, then I will tell you the answer. So I'll give you all 2 minutes time to solve it. Read out the question carefully, what you need to do, what is given to you, and try to solve it on your own.